आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन का दृश्य देखा, कई चीज़ें बड़ी विचित्र लगीं, तो मन हुआ कि आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों की प्रतिक्रिया लूं। पहले मैंने ये देखा कि देश के जो प्राथमिकता में नागरिकों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उद्घाटन उन्होंने किया। और जो देश की सर्वोच्च और देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज से आती हैं, वो उद्घाटन में दिखाई नहीं दी। मैंने ये भी देखा, आपने भी देखा होगा, कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी उद्घाटन समारोह में दिखाई नहीं दिए। माननीय मोदी जी दिखाई दिए और उनके साथ तमिलनाडु से आए हुए अर्धनग्न ब्राह्मण दिखाई दिए। संसद की एक गरिमा होती है, संसद का एक ड्रेस कोड होता है। कोई भी सांसद वहाँ पे लंगोट पहन के या नंगे शरीर नहीं प्रवेश कर सकता। ये देश की एक गरिमा का प्रश्न है। और मैंने देखा कि वहाँ जो ये ब्राह्मण आए थे, ये पूरे शरीर इनके खुले हुए थे, ये अर्धनग्न अवस्था में थे, और इन्होंने जो राजदंड है वो माननीय मोदी जी को दिया। तो मैं बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं से, लोगों से, जो कि लड़कियों के और कन्याओं और बालिकाओं से इस बात का विरोध करते हैं कि वो छोटी ड्रेस पहन के पार्कों में क्यों बैठती हैं और घूमती क्यों हैं और उनकी पिटाई करते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज संसद भवन के उद्घाटन के समय जो अर्धनग्न ब्राह्मण वहाँ पे घूम रहे थे और सबसे आगे कुर्सियों पे बैठे थे, इनके ऊपर आप आरोप क्यों नहीं लगाते, इनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि ये शरीर को दिखाना क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप है। क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है वो नारी और नर को एक समान बनाया है। अगर संसद भवन में या कहीं भी नारी शरीर दिखाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो पुरुष भी शरीर दिखाने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि अर्धनग्न अवस्था में वो अपने शरीर को दिखाए और दिखावा करे। तो बजरंग दल वालों से मेरा निवेदन है कि वो इन ब्राह्मणों से पूछे और माननीय मोदी जी से पूछे कि इस प्रकार की नग्नता संसद भवन के उद्घाटन के समय क्या उचित थी। दूसरी बात जो मैंने देखी, वो मुझे लगा कि क्या देश में मनुवाद आ गया है। इस देश के लिए ये सौभाग्य की बात होती, जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था और जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था और जैसा कि अब राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिंदू समाज में जो दबे हुए, कुचले हुए, सताए हुए लोग हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों या एसटी कैटेगरी के हों या ओबीसी कैटेगरी के हों, उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता अगर वहाँ पे ये जो राजदंड दिया जाता, ये किसी दलित द्वारा दिया जाता, ये किसी ओबीसी के द्वारा दिया जाता। जैसे मुझे याद है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध के उद्घाटन के समय वहाँ खड़ी एक साधारण आदिवासी महिला से बांध का उद्घाटन कराया था, उससे देश का गौरव बढ़ा था, देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ था और देश में ये भावना प्रबल हुई थी कि पूजा पद्धति में केवल ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है और वो किसी से श्रेष्ठ नहीं है। ये समाज जो है भारतवर्ष का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सपना देखा था, एक समभावी, सद्भावी, आपस में मिलजुल के रहने वाले समाज के निर्माण के लिए, तो वहाँ इस प्रकार का मनुवाद और इस प्रकार का ब्राह्मणों का प्रभुत्व
और ऐसा दिखाया जाना जैसे ब्राह्मण ही पवित्र हैं और बाकी सब अपवित्र हैं, मेरे ख्याल से देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस समय जो जातिवार जनगणना की बात हो रही है, जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, उस परिप्रेक्ष्य में देश के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि देश में जो समुदाय ना तो न्यायपालिका में दिखाई पड़ते हैं, ना अधिकारी वर्ग में उन पदों पे दिखाई पड़ते हैं जो महत्वपूर्ण पद हैं, ना अध्यापन में दिखाई पड़ते हैं, ना जर्नलिज्म में दिखाई पड़ते हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और जिस प्रकार से स्टालिन ने तमिलनाडु के अंदर मंदिरों में और अलग अलग पीठों में दलितों को और बैकवर्ड्स को रिप्रेजेंटेशन दिया है, और जिस प्रकार का पेरियार मूवमेंट वहाँ चला है, और जिस प्रकार से एकाधिकार और अपने को श्रेष्ठ समझने वाली प्रवृत्ति को दबाया गया है और उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है, मेरे ख्याल से देश को उस चीज़ की आवश्यकता है। आज वो उद्घाटन हुआ, उससे मुझे ऐसा लगा कि एक बार फिर ब्राह्मणों के प्रभुत्व को दर्शाने का प्रयास हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है उससे केवल अल्पसंख्यकों के साथ एक कुचक्र नहीं है, वो तो केवल एक दिखावा है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मनुवाद और ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास हो रहा है और पिछड़े ओबीसी और एससी एसटी को पीछे हटाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा आपने कर्नाटक के इलेक्शन में देखा कि ओबीसी एससी एसटी ने कांग्रेस की तरफ वोट किया और सवर्णों ने बीजेपी की तरफ वोट किया। अगर इस प्रकार का विभाजन देश में होता है, समाज में होता है, तो देश के लिए हितकारी नहीं है। ये देश के लिए हितकारी है, ये सवर्णों के लिए हितकारी है, ये भारत के भविष्य के लिए हितकारी है कि जो ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज और जो दबे कुचले समाज हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय दिया जाए और सवर्ण खुद उनको उनका अधिकार सौंपे और उनको ये मैसेज दें कि आप हमसे निम्नतर नहीं हैं, हम आपसे श्रेष्ठ नहीं हैं, और हम एक थाली में खाना खाएंगे, आपस में शादी ब्याह करेंगे, एक दूसरे के समारोह में सम्मिलित होंगे, ना कोई छूत होगा ना अछूत होगा, ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, बल्कि पूरा समाज उसी प्रकार से होगा जैसे विदेश जो विकसित राष्ट्र हैं, आपने उनमें देखा कि उनके यहाँ इस प्रकार का रंगभेद हुआ करता था, वर्णभेद हुआ करता था, लेकिन किसी हद तक उन्होंने वर्णभेद को ख़त्म कर दिया। अमेरिका के अंदर हाफ मुस्लिम और ब्लैक व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति चुना। यूके ने एक ब्राउन हिंदुस्तानी को जो हिंदू समाज से आता है उसको अपना देश का प्रधानमंत्री चुना। तो उसे प्रतीत होता है कि पूरा विश्व ये समझ गया है कि देश की, विश्व की उन्नति तभी हो सकती है जबकि न कोई ऊंचा हो, न कोई नीचा हो, न कोई वर्ण भेद हो, न कोई वर्ग भेद हो, न कोई रंग भेद हो, और जो उत्तम हो, जो श्रेष्ठ हो, चाहे वो किसी धर्म, जाति और संप्रदाय और धर्म से संबंध रखता हो, अगर वो अच्छा है तो उसे उचित स्थान मिलना चाहिए। और इस प्रकार का भेदभाव किसी भी समाज के लिए, किसी के देश के लिए हितकारी नहीं है। तो आज के उद्घाटन में एक तरफ तो हम देख रहे थे कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे जंतर मंतर में देश की वो बेटियां जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। तो हंसी आई, दुख हुआ, आंखों में आंसू आए। ये सोचा कि पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान बनाया गया था कि अगर कोई अल्पायु लड़की, बेटी पुलिस में शिकायत करे तो एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी, लेकिन जांच की तो बात छोड़िए। जो आरोपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीना तान के पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन हुआ। और जो बेटियां आरोप लगा रही हैं उनको पुलिस घसीट कर ले जा रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है। जंतर मंतर के टेंट उखाड़ दिए गए हैं, जंतर मंतर में प्रेस को नहीं जाने दिया गया है। तो मैं कल्पना कर रहा था कि किस प्रकार का भारत एक निर्मित हो रहा है। ऐसी स्थिति तो मैंने इमरजेंसी में नहीं देखी थी जब मैं जवानी में था। तो क्या उसी समय का एक
पुनः स्थापना हो रही है, जहाँ पे, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, मेरे देश की जो मेरी माँ है, वो ये है कि इस देश में लोकतंत्र है, प्यारा लोकतंत्र है, सबको समान समझने की भावना को देखते ही लोकतंत्र, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कल्पना की थी। और मुझे याद आता है किसी ने कहा था, जब देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानियों इतराओ मत, हमारे और तुम्हारे में केवल एक अंतर है कि तुम्हारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हमारे पास नहीं है। और जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, तुम्हारे देश में भी जाहिल हैं, मेरे भी देश में जाहिल हैं, और उसके बाद तुम भी हमारे तरह हो जाओगे। जो मुझे दुख हो रहा है कि हम उसी प्रकार के धार्मिक विद्वेष, बंटवारे, सामाजिक विद्वेष, बेटियों पे अत्याचार और इस प्रकार की घटनाओं को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो कि आदमी आदमी में भेद न करें, बेटियों का सम्मान करें, नारियों का सम्मान करें, गरीब से गरीब आदमी का सम्मान करें, नाटकीयता छोड़ें। क्योंकि जिस प्रकार का राजदंड की वहाँ बात हो रही है, मुझे लगता है कि वही समय लौट के आने की प्रयास हो रहा है, जहाँ पे राजा बैठता था बड़े सिंहासन पे और उसके हाथ में एक दंड होता था, जिसको चाहता था वो किसी को दंड दे देता था, किसी के टेंट उखड़वा देता था, किसी को अरेस्ट करा देता था और किसी आरोपी को छोड़ देता था। उसी प्रकार के युग में क्या हम प्रवेश कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और ये पूरे देश को और आप सबको चिंता करनी चाहिए कि क्या हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं या उस युग में हम रहना चाहते हैं, जहाँ पे किसी भी फरियादी की, किसी भी कमज़ोर आदमी की, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी की आवाज़ सरकार सुने और यहाँ का लोकतंत्र और यहाँ का कानून उसको न्याय दे। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, ये देश के लिए मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जहां विपक्ष नहीं है, जहां राष्ट्रपति नहीं है, जहां उपराष्ट्रपति नहीं है, और इस प्रकार का अपने को प्रोजेक्ट करना और एक प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट और एक प्रकार का धारावाहिक जो पूरे गोदी मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है, तो इससे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ बेटियों पे और किसानों पे जो उन्हें बॉर्डर्स पे रोक दिया गया है और जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि देश वैसा नहीं बन रहा जैसा मैं चाहता हूं बने। और इसको पुनः अपने रास्ते पे लाने के लिए आवश्यक है कि हम लोग सजग लोग, देश को प्यार करने वाले लोग, देश को अपनी माँ को मानने वाले लोग और राष्ट्रभक्त लोग इस प्रकार की भावनाओं का विरोध करें और देश को एकजुट करने के लिए, देश में सर्वधर्म समभाव सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, देश को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और आपस में समभाव सद्भाव बढ़ाने के लिए और देश को गौरव बढ़ाने के लिए हम सब अपनी आवाज़ लोकतांत्रिक रूप से गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पर चलकर उसको आगे बढ़ाएं, अपनी छोटी छोटी आवाज़ें लगाएं। ये मिलकर जब आवाज़ें होंगी बहुत बड़ी होंगी और ये राष्ट्र के हित में होंगी, क्योंकि जिस प्रकार की प्रवृत्ति आज प्रबल हो रही है उससे देश कमज़ोर होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा देश कमज़ोर हो, मेरा देश मजबूत हो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी कामना है। इससे आप लोगों से प्रार्थना है कि देश में सद्भाव, समभाव, सर्वधर्म समभाव, बेटियों के प्रति आदर और विपक्ष के प्रति आदर और जो भी आपसे जिसका मतांतर हो उसे सादर सम्मान देना, जो हमारी भावना पुरातन काल से, सनातन काल से चली आ रही है, उसे बढ़ाएं। जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं उनको भी हर समारोह में आगे का स्थान दिया जाए और केवल वो वर्ग जिसके बारे में इन लोगों की शिकायत है कि उन्होंने इनका शोषण किया है, केवल उनको उच्च मानकर उनको उचित स्थान देना और बाकियों को नेग्लेक्ट करना, ये राष्ट्र हित में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।